महेश भाई अपने घर का परफेक्ट लोकेशन मेरे को भेज दो। राइट, ताकि मैं मुझे ढूंढने में आसानी रहे। क्या दोस्तों ऐसा आपने कभी किया है? कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और आपने उनसे अपना लोकेशन मांगा? अगर हाँ, अगर आपने गाड़ियों में जो नेविगेशन आता है उसको इस्तेमाल किया है तो आप कहीं ना कहीं मैप माई इंडिया से एसोसिएटेड हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, आने वाला जो जमाना है ये मैप्स का है। मैप्स पता रहते हैं, हमारे लिए काम आसान रहता है। इनफैक्ट हम लोग भी इतने सारे शहर में जब घूमते हैं तो हमको पता नहीं रहता है। हम आपके शहर में नए आए हैं, हमें क्या पता कि हमारा ऑडिटोरियम से जो होटल में हम स्टे कर रहे हैं कितना दूर है, जो होटल में हम ठहर रहे हैं, मान लो सुबह जॉगिंग पे जाना है, आजू बाजू कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें। दोस्तों, जीवन में आज मैप्स का बहुत बड़ा महत्व है। नॉर्मल लाइफ में भी, कंपनियों के लिए भी, कॉरपोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, ये तीनों लोगों के साथ दोस्तों मैप जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली मैप्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे योगदान है। लेकिन आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि जो भी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सिर्फ इस्तेमाल करने से कंपनियों के पास रेवेन्यू जा रहा है, तो वो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मैप माई इंडिया जो नया आईपीओ लेके आई है, ये हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ कर सकती है कि नहीं। अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हो खाली ये जानने के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो ये सब चीजों के लिए दोस्तों वैसे भी हमारे वीडियो कोई काम के नहीं होते। हमारे वीडियो अप्लाई के लिए नहीं है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारे वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि आज मैं मैप माई इंडिया लू, आने वाले 10 एक साल में क्या ये मुझे मल्टी ईयर रैली दे सकता है कि नहीं। सो यस, इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ अपडेट, चलो थोड़ा कुछ यहां पे सर्च करें। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैप माई इंडिया कौन है उसे जान लेते हैं। हु दे आर? Friends, they are a data tech and technology products and platform company offering proprietary digital maps as a service, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS जिसे कहते हैं, एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS जिसे कहते हैं। दे आर इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस्ड डिजिटल मैप्स। आप में से कई लोग जानते होंगे कि वॉरेन बुफे साहब का आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने मैप क्रिएटिंग कंपनी में बरसों पहले निवेश किया था, अच्छा पैसा भी कमाया है, पर वो मैन्युअल मैप्स थे। जमाना चेंज हो गया, आजकल डिजिटल मैप आ गए। तो वॉरेन बुफे साहब रियल मैप की कंपनी में कमाए, क्या आप डिजिटल मैप में कमाओगे? जस्ट थॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। राइट। सो असल में ये लोग करते क्या है? दे आर इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, जियोस्पैटियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचो ये किस किस को काम लग सकता है। They provide products, platforms, APIs, and solutions across a range of digital map data, software, and IoT under the Map My India and Maples brand. Services they provide to mark and renowned global tech giants, new age consumer IT companies, leading automotive manufacturers. In fact, major 80% of the navigation which you are using in your automobile are provided by Map My India. Large business across industry segments, including bank, BFSI, telecom, FMCG, logistic, and key government organizations. So definitely many of the organizations, either private, government, or consumer, need their service. All right. So this was about the industry, their business. What type of industry does this scenario create? The digital maps and location intelligence service market consists of number one, digital map service market, and number two, navigation solutions and telemarket delivered in a B2B and B2B2C setting. The total Indian addressable market of digital maps and location based intelligence service
is expected to grow to 475 billion in 2025 at around 16% CAGR from 2019 to 2025. So yes, my dear friends, we are going to see Indian addressable market also grow, along with the total global addressable market is also expected to reach around USD 13 trillion by 2025, and it would be growing at a CAGR of around 13%. So yes, the number one answer for you that whether it is a growing industry or not, yeah, it's a growing industry. So अगर दोस्तों इंडस्ट्री अच्छी है तो चलिए देखते हैं ऑफर क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ऑफर देखें तो ऑफर फॉर सेल है ये। यहां पे कंपनी के पास पैसा दोस्तों नहीं जाने वाला है, ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। पुराने स्टेक होल्डर जो है वो अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, तो करीबन 1 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जाएंगे 1000 रुपए के प्राइस पे, 1033। तो हम ये गिन सकते हैं करीबन 1000 करोड़ का ये आईपीओ है, जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा आईपीओ है, तो लगने के चांसेस भी कम होंगे। ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो ये खुलेगा भी अच्छा ओवरऑल, राइट, क्योंकि लोगों को लगे भी नहीं होंगे, राइट। पर ये आईपीओ के जरिए 19% पेड अप कैपिटल अभी डाइल्यूट कर रहे हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ये आप लोग देख सकते हैं। तो फोन पे, शायद आप लोगों ने फोन पे की सर्विस यूज की होगी, तो 20%, 19% इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट, 19% स्टेक फोन पे का है। जेंड्रिन 9%, जो प्रमोटर इनके जो पुराने हैं रश्मि वर्मा एंड राकेश वर्मा, दोनों का मिला के करीबन 60% स्टेक है। दूसरे भी कुछ और इन्वेस्टर्स है, कॉलकॉम, राइट। तो सबका मिला के हम ज्यादा मेजर प्रमोटर देखें तो यहाँ पे फोन पे ही आते हैं और पास्ट निवेशक। ये जो ऑफर जो अभी हम लोग देख रहे हैं, सेलिंग शेयर होल्डर कौन होंगे? तो इंडिविजुअल सेलिंग शेयर होल्डर में एक तो रश्मि वर्मा जी होंगे जो खुद प्रमोटर है। इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर में कॉलकॉम है जिनके पास 5% स्टेक है। जेंड्रिन है जो इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर है, उनका भी 9% स्टेक है। और अदर सेलिंग शेयर होल्डर में भी पूरा लिस्ट है। कई लोग अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। तो हमें ये खास ध्यान रहे, यहाँ पे पैसा कंपनी के पास नहीं आने वाला है। पैसा जो आप भर रहे हो ये इन्हीं स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, राइट। यहां पे एवरेज एक्विजिशन प्राइस देखे तो देखो अभी ये ऑब्वियस है कि जो प्रमोटर होंगे इन्होंने तो जब से कंपनी खड़ी की तब से इनके पास शेयर होंगे, तो उनका एवरेज कॉस्ट काफी कम होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेलिंग शेयर होल्डर में जो इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर है, जिनका निवेश 4-5 साल हुआ होगा कंपनी में आए, उन्होंने खाली 50 या 100 रुपए के भाव पे शेयर लिए हुए, और यही शेयर दोस्तों हम लोग 1000 रुपए में आज ले रहे। तो हम लोग दोस्तों कोई डाउट नहीं है, महंगा ले रहे, उसमें तो कोई शंका का स्थान ही नहीं है दोस्तों, राइट। तो स्टेक होल्डर ने लिया बहुत सस्ता और आईपीओ के जरिए हम लोग उनसे बहुत ही महंगा लेने वाले हैं। लेकिन किस बेस पे ये ऑफर कर रहे हैं, तो कुछ फाइनेंशियल डेटा भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल डेटा, अगर हम इन लोगों के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा देखें तो यहाँ पे इक्विटी आप देख सकते हो दोस्तों, खाली 8 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, पेड अप कैपिटल है कंपनी का। तो कंपनी के दोस्तों 8 करोड़ लगे हुए हैं। टोटल इक्विटी 400 करोड़ की है दोस्तों। ये 400 करोड़ की इक्विटी इनके रिटेन्ड अर्निंग से भी हुई होगी, और उससे ज्यादा इन्वेस्टर ने जब पैसा दिया है तो वो पैसा भी कंपनी में आया होगा, राइट। तो इन सब चीज को मिला के आपका जो आज नेटवर्थ होता है वो करीबन 400 करोड़ का होता है, राइट। इनके आधार पर दोस्तों आपकी ईपीएस 11 रुपीज 30 पैसा की होती है, राइट, एज पर लास्ट ईयर। जो टोटल नेटवर्थ हमने देखा 400 करोड़ का, उसके आधार पर हमारा एनएवी यानी इंडिविजुअल शेयर होल्डर का बुक वैल्यू करीबन 76 रुपीज का होता है। तो 70 रुपीज की बुक वैल्यू है और हम उसको 1000 रुपए में ले रहे, तो महंगा ही ले रहे, ऑब्वियसली, कोई डाउट नहीं है। धंधा दोस्तों कंपनी का 192 करोड़ का पिछले साल का है, लेकिन आप ये 6 महीना देखो तो ग्रोथ काफी अच्छा है। यानी इस साल आप बढ़िया ग्रोथ सेल्स में देखने वाले हो। प्रॉफिट जो पिछले साल 59 करोड़ था वो भी इस साल बढ़ता हुआ देखोगे। अब लास्ट ईयर के सेल्स प्रॉफिट को ध्यान में रखो तो भी दोस्तों मार्जिन कंपनी के 30% है।
कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, तो आप ऐसी कंपनी से भविष्य में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट की उम्मीद रख सकते हो। पिछले साल के प्रॉफिट को ध्यान में रख के अगर आप पी देखो तो करीबन 90 के पी पे आप ले रहे हो, लेकिन साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए इस साल कंपनी के प्रॉफिट दुगने हो जाएंगे, तो ये पी ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। पर प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती नहीं होगी, जो भी 14 गुना है ये उतनी रहने वाली है, राइट, क्योंकि डबल प्रॉफिट से ऐसा नहीं है कि नेटवर्क डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू नोट दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो इन्हीं चीजों में से जो कुछ निचोड़ मेरे को मिला वो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रेशियो जैसे सेल्स, प्रॉफिट और कुछ रेशियो ध्यान में रखने चाहिए। धंधा सबसे मेन चीज दोस्तों, छोटा मार्केट है अभी, इनका बढ़ सकता है 135 करोड़, 148 करोड़, 153 करोड़, मतलब ग्रोथ है। इस साल कंपनी का ग्रोथ 90% होने वाला है, ऐसा 92% का ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। हम 2022 में हो सकता है ये कंपनी को 270 करोड़ का टर्नओवर करता हुआ देखे। प्रॉफिट 2019 में 34 करोड़, फिर 23 करोड़, पिछले साल 60 करोड़, 161% का इस साल का भी ग्रोथ है। तो दोस्तों इस साल आप प्रॉफिट भी करीबन 120 करोड़ के देखने वाले हो। रेशियो मेजर कॉस्ट देखो, इन कंपनी की सबसे ज्यादा खर्चा इनका होता है एम्प्लॉय पे, क्योंकि ये आईटी रिलेटेड कंपनी हुआ तो दिमाग लगाने का काम है। 54% कॉस्ट एम्प्लॉय का है, 40% का मार्जिन मिलेगा, ये ध्यान में देख के हम लोग चल सकते हैं। डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है इनकी, पर लीज लायबिलिटी जरूर होगी। तो लीज पेइंग कैपेसिटी भी आप अगर देखो डेप्ट एंड लीज कंबाइन करके तो 31 का आईसीआर होता है, कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल रेशियोज में कहीं पे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। यस, वी कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ कंपनी। कंसिस्टेंसी दोस्तों मिलने की उम्मीद हमें दोस्तों यहां पे रखनी चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, ये डेटा तो चलो मानते अच्छे ही है, लेकिन किस बेस पे मैं 14 गुना भाव दूं, इतना हाई प्राइस टू बुक वैल्यू में क्यों भरूं? तो बेसिस ऑफ ऑफर ऑन द क्वालिटेटिव बेसिस। दोस्तों चलो ये बात भी ठीक है कि B2B and B2B2C, they are market leader in India with a comprehensive suite of सॉफ्टवेयर। मैंने बात की थी आपको पहले ही, SaaS, PaaS and MaaS ऑफरिंग, कैपिटलाइजेशन ऑन अर्ली मूवर एडवांटेज। दोस्तों ये इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स भी है, राइट। इंडिपेंडेंट ग्लोबल जियोस्पेटियल products and platform company with strong data governance, market position built around proprietary technology and network effect resulting in strong entry barriers, mark customers across sector with strong relationship and capability to upsell and cross sell. So these are the basis of offer। पर इतना काफी नहीं होगा दोस्तों, हमें इसके साथ क्वांटिटेटिव फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। क्वांटिटेटिव यानी आंकड़ों में बातें। क्वांटिटेटिव फैक्टर में दोस्तों एक तो हमने ईपीएस देखा, चलो ईपीएस पिछले साल का 11 है तो हम मानते हैं हाई पी हुआ। हम ये भी मानते हैं कि ऑन दिस द ग्रोथ दे हैव गिवन दिस ईयर प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो चलो ईपीएस आपका 20 रुपीज हम लोग मानते हैं। 20 के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉरवर्ड पी इनका 52 का होता है, राइट। तो भी थोड़ा महंगा हुआ। महंगा इसलिए दे पा रहे क्योंकि मोनोपोली है, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 17% का है, जो कि अच्छा है दोस्तों। एनएवी हमने पहले ही बात की 76 की है, ये एनएवी पे हम लोग थोड़ा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, राइट। हम यहां पे डायरेक्टली पीयर ग्रुप की कोई कंपनियां नहीं है जो लिस्टेड हो, तो हम डायरेक्टली किसी पे बात नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी लेट अस चेक इंडस्ट्री ओवरव्यू, वेदर दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो, और हम कुछ ग्लोबल प्लेयर से भी इस कंपनी को दोस्तों जरूर कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों क्या चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती है इनकी इंडस्ट्री को, लेट अस डिस्कस ऑन दिस थिंग एंड वेदर वी शुड एक्सपेक्ट ग्रोथ और नॉट। मैक्रो इकोनॉमिक एनेबलर for digital maps and location and map and location intelligence part 1, the number one point is liberalization of geospatial sector, जो हमने अभी देखा इतने वर्षों बाद दोस्तों। in 2021
The Ministry of Science and Technology announced the deregulation of the geospatial sector in India. This could boost to Map My India type of company. Second, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 140 जिसे AIS 140 भी कहा जाता है. So as per AIS 140, a set of standards published by the ARAI under which all state public transport vehicles need a vehicle tracking system, a camera, surveillance system, and emergency SOS panic button. This would be applicable on state buses as well as institutional buses. So overall, the automotive industry can also give good boost to this type of industry. Third, GPS based toll collection method. So in 2020, ये आपको पता ही है दोस्तों, 3-4 साल पहले ये ऐसा फास्टैग कुछ भी नहीं था. You know what was the position at toll roads? हमेशा लाइनें लगी रहती थी. अभी देखो इंप्रूवमेंट आ चुका है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में दोस्तों. GPS based toll collection method. In 2021, the FASTag method of collecting toll is proposed to be replaced by a GPS based toll collection method. Here, vehicle would be fit with GPS based FASTags and the money would be collected using GPS imaging. So दोस्तों, ये अपडेट से भी लोगों को सर्विस भी अच्छी मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर हो सकता है और ऐसी कंपनियों को ग्रोथ मिल सकता है. यू वुड बी नोइंग अबाउट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर. फ्रेंड्स, इट अटेम्प्ट्स टू डिजिटाइज द एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड and develop an integrated land information and management system, ILIMS, across the country, on which different states can also add specific need as they may deem relevant and appropriate. ADAS regulation, one more thing which can boost the sector. The Ministry of Road Transport and Highway, MORTH, in India plan to make the ADAS compulsory in all cars by 2022 in a bid to make efforts for elimination road fatalities. Even geotagging of companies is going there, friends, with the aim to crack down on shell companies in India. The government introduced mandatory filing of the e-form active ACTIVE, which requires all registered companies to file particular about the registered office in the form. So there are many things going on where the services offered by Map My India could be needed. So yes, hopefully in coming time we may see the usage of maps could be multiplied. Apart from this, the key macro growth driver, growing demand for mobile application. Friend, India was the fastest growing app market across the world during 2019. India has surpassed the US to become the second largest market in terms of number of app download. So yes, India was highest. App downloads in the country is expected to reach 37 billion in 2022. There has been a 190% growth in app download from 16 to 2019, backed by the rising number of mobile users and availability of cheaper smartphones. Friends, more than 100 million apps are downloaded every month across Android Play Store and iOS App Store. On the basis of usage, chat apps have the highest usage with around 92% of users aged 16 to 64 using them each month. Map apps are used by 68% of the same users each month. So yes, your smartphone mobile application download, app application download is boosting. Another thing you can see, even mobile penetration is increasing year on year. According to ICEA, by 2022, India is expected to reach
83 crore smartphone users. 83 crore out of 140 crore population. Number of smartphones are projected to grow hugely by 2030 globally, friends. Several factors have contributed to this smartphone user growth, including increased affordability of mobile data, lower prices of smartphone, growth of rural users, and various government initiatives regarding the nature of connectivity across to NPCL. As much as 90% of tier 2 cities own smartphone, and high as 73% of the tier 3 cities are also using. So the number of smartphone user in India is expected to reach 76 crore in 2021. So yeah, the increase is, the user base is increasing, even internet penetration is increasing along with your user base of smartphone. India is the second largest online market in the world. I repeat, second largest online market, next only after China, with a total of 77 crore internet subscriber during 2021. For most part of 2015 to 20, Indian internet subscriber grew from 0.4 billion in 16 with a CAGR of 16%, driven primarily by internet absorption in tier 1 cities, followed by tier 2 and even in rural area. The pandemic, detrimental to other industries, has resulted in a flip to a growth rate for 2021. This number is further expected to increase to 130 crore by 2025, my dear friends, with a CAGR of 25% on the back of growth in rural economy and increasing urbanization. So the CAGR 2020 to 2025 could witness a flip of 5 basis point if a 5G wireless is rolled out in urban areas by 2025. It is expected to roll out soon, friends. All right. So there are several growth factors. So when do you think will be next billion internet user? The next billion internet users coming typically as they are from tier 2, 3 and rural India will likely not use internet like their urban counterparts do. Given their education profile and earning profile and preferences for regional languages, we find keyboard, touchscreen, and text input will be increasingly replaced by voice-based and gesture-based commands. So yes, in coming 5-10 years, the whole scenario is going to transform to even rural. See, right now urban part is increasing, तो हमको भी ये वीडियो इंग्लिश में बनाने पड़ते हैं. People say Piyush bhai in English, we don't understand. Right? But when we are addressing to rural areas, yes, we need rural languages. Along with Hindi, rural languages is also going to play a pivotal role. Right? तो अगर आगे बढ़ना है तो you need to know rural language also. नहीं तो आप बोलोगे 52 क्या है नहीं पता है, नहीं चलेगा 52 क्या है नहीं पता है. राइट? अपने को रूरल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज भी, एंड अलोंग विथ इंग्लिश, बिकॉज एवरीवेयर हर जगह थोड़ी ना इंग्लिश चलेगा. राइट? सो की मैक्रो ग्रोथ ड्राइवर, फर्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ 5G on internet usage. Friends, 5G has a higher bandwidth of connectivity with 1000 times more speed capability than the 4G bandwidth. 5G will be one of the core driver for complete digitalization of India. Second, friends, digital transformation. The most important theme in the modern day.
growth of the economy is that of digital transformation across industries, and it forms the cornerstone of the growth of the digital maps and location based industry as well. You know, Zomato के growth में किसका बड़ा महत्व है? Yes, map. उबर, मैप, नो डाउट अबाउट इट. ये लोग बोलते हैं नो 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 हम टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे. हाउ वुड दे ग्रो? Third is IoT growth, Internet of Things. Friends, it is projected that across the world, spending on IoT related software and hardware will grow rapidly from US dollar 726 billion in 2019 to USD 1 trillion. So yes, these all are growth driver for this type of industries. And this is the chart of digital maps and location intelligence technology and service. Just see the growth of total addressable market you can see in front of you. The Indian addressable market is expected to grow at 15% CAGR and is expected to be around US dollar 8 billion market by 2025. Who will cater them? And most of this growth would be from new projects and policies announced by government that encourages domestic player of digital map and associated solution. So this type of things can definitely help your local companies. This is the summary of map services and Indian digital map services market. You can see the map services section has been essentially segmented into three main segments, namely digital maps, which includes map data and traffic data market. Second market is map development and integration service. It includes API and SDKs used in maps. Third friend, geospatial analytics, that is location intelligence market. So today's technology based companies need all these services, and yeah, it will boost to your market. Digital map service market is going to grow by this 14% CAGR. You can see here that major market is going to be created from this geospatial analytics. Friends, the global map market here refer to pure software offering that map solution providers offer to their customer on an annual or monthly or pay as you go subscription model. The global map market essentially consists of three segments. Just we have discussed which three segment. Digital map includes map data and traffic data. These are software solutions which is readily used by businesses to integrate into their mobile or web-based application, mostly SaaS based offering. You know which company are using right now. Second is map development and integration services. These include API, SDK development and integration services, mostly PaaS and integration services. And third, which is having a huge market, that is geospatial analysis. In simple term, are the analytics on digital maps and map data to build better insight and to take informed business decision and to build business strategies. So this is their niche market. As you can see, global digital map market, if we split by geography, 45%, you can see it comes from North America. Adoption of digital map in developed countries continue to remain high. Map data and traffic data based application and solutions are extensively used by governments, authorities, business or individual for navigation purpose, traffic management and other commercial purposes. The high technology penetration
extensive usage of passenger vehicle and navigation system is driving the growth of usage of digital maps in the region. So along with this, as developed countries use geospatial solution and analytics in several sectors and industries, and digital maps form a basic component in all geospatial related data capture and analytics activity. Friends, your all these upcoming technology companies need this service. Here you can see digital map. If we split by vertical, majority of the turnover, that is 55% turnover, comes from enterprise and 40% turnover comes from even government. So these two vertical are ultra important to this company. Vertical wise, the digital map market has been broadly classified into three categories. We already discussed previously also. The enterprise vertical, the government and consumer vertical, right? So here who is the king of this sector? Enterprise and government, right? So if government enterprise would need the services, तो इनको देगा कौन ये services? So there are several players here also. Some of the name you would have already you are known. This is the global competitive landscape, total world. Tom is a company with the sales of 618 US dollar, million US dollar. So they are also a leading company. Here, technologies with around 1,000 million US dollar. Mapbox, Google Maps. Here, the turnover which is written is 2 lakh million US dollar, but it's all about total Google and not only Google Maps. ESRI with sales of 1730 US dollar million. Trimble 3140 USD million, and our Map My India. That's the company which is catering to Indian market and developed countries also they are catering, but what is their turnover? Just around 200 crore. So it's a very small company if you compare them with other countries. But see, other companies are local to their country. So no doubt about it, they are getting huge business from these companies, right? But yeah, in India, Map My India is leader in their business, right? So what's all about Map My India? Who they are? They are a data and technology products and platform company offering proprietary digital maps as a service. MAAS, we already discussed about SaaS and we discussed about PaaS. They are India's leading provider of digital maps, advanced digital maps, geospatial software and location-based IoT technologies. Having pioneered in digital mapping in India in 1995, have earned market leadership position in this industry and built a strong moat by capitalizing on early mover advantage, developing proprietary and integrated technologies, full stack product offerings, continuous innovation and robust sustainable business model, provide products, platform, application and programming interfaces and solution across a range of digital map data, software and IoT for Indian market under the Map My India brand, and for the international market under the MAPPLS brand. So anywhere in the world, if you see MAPPLS, it's India, right? Customers include mark and renowned global tech giants, new age consumer, internet technology companies, leading automotive manufacturers, large business across industry segments such as BFSI, telecom, FMCG, industrial, logistic and transportation, and key government organization. Some of their customers include PhonePe. So PhonePe is their customer and their major stakeholder also. Flipkart, Yulu, HDFC Bank, Airtel, Hyundai, MG Motor,
Avis, Safex Press, and Goods and Service Tax, that is GSTN network, right? So these all are my customer who need their services. If you look on Map My India's important data, friends, 35% geography wise revenue comes from foreign revenue. If you look for their turnover, 60% comes from platform and IoT products. 44% of their turnover comes from automotive and 44% from corporate. So this is what their 80%, 88% turnover comes from. If you look the timeline of this company, 1995 was the incorporation of this company. They built India's digital map. In 2004, they launched India's internet mapping portal and internet mapping technology. 2007 was their good year. They launched Pan India GPS navigation system, and that was the turning point for this company, because thereafter they started receiving investment. 2008, Qualcomm came, invested an aggregate amount of around 24 crore in this company. In 2011, Xandrin came. They invested around 72 crore in this company. 2015, Flipkart invested around 100 million. 2016, they started building transportation, logistic, and workforce automation platform. 2017, they started building AI-powered 4D HD digital map twin of the real world. And what happened in 2021? They came with the IPO, right? So this is the growth of the company. Now, if I want to give star rating, how much star should I give? 4 star. For 1 star for their sales. Yeah, sales is 200 crore, or very small sales, but still they are leader in their industry. So 1 star for their sales, 1 star for their profitability, 1 star for their liquidity, debt-free company, good lease paying capability, 1 star for their consistency, right? Now they come in internet related sector where already there are several different products. So if you consider this company in internet related major sector, then 200 crore turnover is not a big one. So we will cut 1 star there. So yes, we can give 4-star rating. We can invest in this type of company for long term. Initially, you should only invest 1 or 2% of your portfolio. As you think comfortable, right? You can increase your stake in coming time, right? What should we expect in 2030? Their sales could be around 800 crore from today's 200 crore. So yeah, 4 times growth we may see in 2000 till in next 8 years. We may see company reach profit of 350 crore. We may see current EPS of 11 last year may reach 66 times, right? We may see, in considering this 60 EPS and giving them 40 PE, their price should be 2400. So the XX time growth which you are seeing in sales and profit is not converting into their price target, because their price fair value should be 2400 in even 2030, right? So you should be prepared whenever you see a big fall in this type of company. Yeah, during fall you should accumulate more. Forget it about IPO. In coming 2-3 years, whenever you see good fall, you can go and buy at lower level, right? So expect sales and profit growth of at least 15% CAGR, and PE of 40 should be seen even in future, right? So what should be the proper conclusion? Yeah, we can apply for the IPO also. Lage nahi lage bhagwan jane, right? But even invest post IPO for long term wealth creation. How much weightage? 1% weightage could be given to our portfolio, right? So if you want to learn about stock market analysis, new batch is going to get started from 4th January. You can apply and start learning
with January batch. So this batch would be running for 4 months. You would be learning all the fundamentals, technicals during the next 4 months. What's the cost for this learning? 8,000 rupees only per month for 4 months only, right? So for 4 months you are paying 8,000 only, but the benefits which you are gaining is the independence in your research and our lifetime support, friends, right? So yeah, you can contact our team if you want to join. Your toll-free number is already given. Research was provided by profitfromit.in. You can download our app if you want to continue learning. So thank you very much and Jai Hind to everybody. धन्यवाद दोस्तों.